कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है कैसे ग्रेन की परावर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी का तो मतलब आप समझते ही है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु की यानी दूर स्थित वस्तुओं की स्पष्ट चमकीले एवं बड़े प्रतिबिंब दिखाई दे जाएं। बस उसी प्रकाशिक यंत्र को यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आपकी दूरदर्शी कही जाएगी यानी कि टेलीस्कोप कहेंगे उसको। तो कुल मिलाकर के हमने दूरदर्शी के बारे में ये पढ़ा कि ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के हम स्पष्ट चमकीले एवं बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये सब होता दर्शन कोण की वजह से है। दर्शन कोण बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा, दर्शन कोण छोटा, प्रतिबिंब छोटा। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं दर्शन कोण के बारे में पिछले वीडियो में। तो अब हमने दूरदर्शी के बारे में तो जान लिया। अब हम ये देखें कि ये परावर्तक दूरदर्शी क्यों आ रही है। जब एक बार अपवर्तक दूरदर्शी बन गई लेंसों द्वारा, तो अब ये परावर्तक दूरदर्शी का निर्माण क्यों हुआ? तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये जो परावर्तक दूरदर्शी है यह अपवर्तक दूरदर्शी से ये बेहतर तो होगी, तब तो इसका निर्माण बाद में किया गया। यानी कि अब क्या इसमें विशेषताएं हैं? दो विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि जो अपवर्तक दूरदर्शी में एक दोष होता है वर्ण विपथन का, वो इस परावर्तक दूरदर्शी में नहीं होता। और दूसरा दोष जो गोलीय विपथन का होता है आपकी अपवर्ती दूरदर्शी में, यानी जहां लेंस लगते थे, एक अभिदृश्यक लेंस बड़ी फोकस दूरी का, नेत्र का लेंस छोटी फोकस दूरी का, याद आया? और उससे जो प्रतिबिंब बनते थे उसमें वर्ण विपथन का भी दोष होता था और गोलीय विपथन का भी दोष होता था। लेकिन इसमें क्या है कि हम इन दोषों से बच जाते हैं, तभी तो ये दूरदर्शी ज्यादा बेहतर साबित हुई। और ये भी फिर दो प्रकार से बनी, एक को बनाया न्यूटन ने और एक को बनाया कैसे ग्रेन ने। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे ग्रेन की परावर्तक दूरदर्शी। तो चलिए कैसे ग्रेन की परावर्तक दूरदर्शी को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इन दोषों के बारे में कि आखिरकार ये दोष हैं क्या जिन्हें हम लोग बहुत पहले से केवल सुनते चले आ रहे हैं। नंबर 1 में जैसे वर्ण विपथन, इस दोष को देखो कि ये वर्ण विपथन क्या होता है। देखिए आप सब लोग जानते हैं, जैसे ये कोई हम कहते हैं लेंस है। अब अगर कोई प्रकाश किरण इसमें से ऐसे आपतित, सॉरी ये इसकी मुख्य अक्ष है और हमने इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे खींच दी। अब यहां से कोई प्रकाश किरण आई और मुख्य अक्ष के समांतर यह आपतित हो रही है। तो आप लोग अपने नियम के अनुसार आज तक क्या पढ़ते आए कि यह अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस पॉइंट से गुजरेगी, जबकि देखिए एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो ये वर्ण विपथन का दोष ही उत्पन्न ना होता। देखिए आपको पता है कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस से या किसी प्रिज्म से या कहीं से जब गुजरेगी किसी पारदर्शी माध्यम से, तो आप जानते हैं कि वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। वही हाल यहाँ पर हो रहा है कि जब ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई और इस लेंस द्वारा क्या हुई? अपवर्तित हुई। तो जिस समय अपवर्तित होगी तो ये कोई एक किरण थोड़ा होगा, अभी थोड़ी होगी यहाँ, तो ये अनेक अपने अवयवी रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती है। तो अब बताइए वही अनेक अवयवी रंग, मुख्यतः तो इसमें 7 तो रहेंगे ही रहेंगे,
तो अब हम ये देख ले कि हमने जो एक बिंदु माना था यहाँ, वो तो अब इतनी बड़ी स्थिति हो गई। तो अब बताइए ये बिंदु तो बचा नहीं, तो ये दोष हो गया कि ना हो गया? जब हमें बिंदु ही नहीं मिल रहा है तो हम उसकी इस स्पष्ट या एग्जैक्ट जानकारी कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आपने प्रकाश किरण का और डाली और श्वेत और ये तो रंगीन है, यानी जो अपवर्ती दूरदर्शी था उसमें जो प्रतिबिंब बनता था वो रंगीन हो जाता था और धुंधला हो जाता था, रंगीन के साथ धुंधला। तो अब ये स्थितियां धुंधलेपन की क्यों होती थी? क्योंकि एग्जैक्ट स्थिति नहीं होती थी। तो यही है कि ठीक फोकस बिंदु हमें वास्तव में लेंस द्वारा प्राप्त नहीं होता, इसी वजह से ये वर्ण विपथन संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है और यही दोष वर्ण विपथन के नाम से जाना जाता है। तो आज आपको वर्ण विपथन समझ में आया? वर्ण विपथन का मतलब ये है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस से गुजरती है तो अब वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह ठीक फोकस पर केंद्रित नहीं होती, बल्कि फोकस से कई अवयवी रंगों की क्या निकलती है? किरणें, जिससे हमें स्पष्ट फोकस पॉइंट की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। यही दोष वर्ण विपथन के दोष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये गोलीय विपथन क्या है? अक्सर हम लोग कहते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन, तो गोलीय विपथन क्या है? जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास ये लेंस है, अब आप सोचिए ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। अब एक प्रकाश किरण, हम इसकी प्रकाशिक अक्ष भी बना देते हैं, एक प्रकाश किरण ऐसे आई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। अब हम आपसे ये पूछें कि आप तो ये जानते हैं कि भैया यहाँ से जब निकलेगी तो वो इसके फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। अब हम आपसे पूछते हैं, ये वाली तो फोकस में पहुंच गई, अब पहुंचना है अंत में इसको भी फोकस में, ये भी मानते हैं कहाँ जाएगी? फोकस में। लेकिन ये वाली किरण थोड़ा लेट पहुंचती है। क्यों लेट हो जाती है? ये देखिए माध्यम यहाँ पर कैसा है? विरल। यहाँ पर कैसा है? विरल, यानी वायु है। यहाँ पर माध्यम कैसा है? सघन। तो जब ये माध्यम सघन है तो यहाँ पर प्रकाश किरण को चलने में समय अधिक लगेगा। तो अब आप सोचिए, जहां पर ये लेंस पतला था वहां पर इस किरण को अंदर अंदर इतने चलना पड़ रहा है, और जहां पर ये लेंस मोटा है अपने गोलीय आकृति के कारण, तो उस जगह ये पथ, ये जो है इसकी आपकी लंबाई अधिक है। तो सोचिए, जब प्रकाश किरण को प्रकाशीय पथ अधिक तय करना, यानी यहाँ पर हमें लेंस के अंदर उसका प्रकाशीय पथ यानी उसके चलने का जो पथ है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वह थोड़ा पीछे नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये किरण जो गई वो तो थोड़े से लेंस को पार किया और निकल गई, आप यहां से अपवर्तित हो गई। लेकिन यहां पर क्या है? इसकी लंबाई इसकी तुलना में बड़ी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंस के गोलीय आकृति के कारण, वक्रता के कारण यहाँ पर मोटाई बढ़ जाती है और यहाँ पर मोटाई कम होती है। तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर हमें इस किरण को, यानी इस मार्ग को तय करने में इसकी तुलना में अधिक समय लग जाता है, जिसकी वजह से ये फोकस पर इस किरण को पहुंचने में अधिक समय लगता है इसकी तुलना में, यानी ऊपर वाले की तुलना में। तो ये दोष है, यानी इसी दोष को गोलीय विपथन, यानी ये सभी किरणें एक साथ फोकस पर फोकसित नहीं होती, इनमें टाइम डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले पहुंच गई और ये इसको अधिक दूरी तय करनी पड़ी थी, तो ये देर में पहुंच पाया। तो यही दोष गोलीय विपथन के दोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोलीय विपथन। ध्यान रखना बच्चों, यानी जो पहला दोष था वो वर्ण विपथन के नाम से था, और ये वाला जो दोष है वो गोलीय विपथन के नाम से जाना जाएगा। मतलब गोलीय विपथन में क्या होता है? मुख्यतः अपवर्तित किरणें
फोकस बिंदु पर एक साथ नहीं पहुंच पाती लेंस की मोटाई की वजह से। अलग अलग मोटाई होगी अलग अलग स्थानों पर। हम कह रहे यहां से निकलना हो तो वो सबसे पहले पहुंच जाएगी, यहां से जाना हो तो वो सबसे बाद में पहुंच पाएगी यानी फोकस में। तो ये जो टाइम डिफरेंस है इसकी वजह से जो त्रुटियां आती हैं उसी को हम गोलीय विपथन कहते हैं। यानी ये दोष किस नाम से जाना जाए? गोलीय विपथन। अब यही सारे दोष इस परावर्तक दूरदर्शी में नहीं होते। किसकी परावर्तक? कैसेग्रेन की। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेलनाकार एक ली चौड़ी नली। कैसी नली? बेलनाकार चौड़ी नली ली। ऐसे इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो अब आप थोड़ा सा चित्र को ध्यान से देखें। ऐसे हम ये मानते हैं कि ये इनके पास एक कोई चौड़ी इस प्रकार से नली है बेलनाकार। अब ये बेलनाकार तो है ही और साथ ही साथ इधर का सिरा ये सब खुला होता है। ये सिरा टोटल खुला है। ऐसे इसका इसकी कोई बंदिशें नहीं है यानी ये सब ऐसे खुला है। अब खुला क्यों है? क्योंकि ये जो सिरा है वह वस्तु की ओर दिष्ट होता है यानी इधर कहीं कोई अनंत में वस्तु रखी होती है। वहां से आती हैं कैसी किरणें? समांतर किरणें। कैसी किरणें आती उस वस्तु से? भाई जब वस्तु वो अनंत में है तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों को हम कैसा मानते हैं? समांतर। और यही समांतर जो किरणें हैं जो उस वस्तु से कहां से जो अनंत में रखी है वहां से आती हैं, तो उनको फोकसित करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी फोकस दूरी। कैसी फोकस दूरी? बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक हम अवतल दर्पण लगा देते हैं। बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक कैसा दर्पण? अवतल दर्पण ऐसे लगा होता है। ध्यान रखना, अब दर्पण लग गया तो तुम समझते ही हो दर्पण की क्या विशेषता होती है। दर्पण में ये घटना घटित नहीं होनी है यानी वर्ण विपथन का तो दोष होगा ही नहीं बिल्कुल। तो अब ये किरणें जो यहाँ से आती थी अनंत से वो गई और इस बड़े भारी अवतल दर्पण में क्या हो गई? यहाँ से। और हम इसकी एक ऐसे क्या मान ले? मुख्य अक्ष, जो कि ऐसे निकल जाएगी। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। अब होता क्या है, इस प्रकार से तो हमने इसको बना दिया। यहाँ से हमने ये देखा कि एक चौड़ी नली थी और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। वहां से अनंत में स्थित वस्तु से आने वाली किरणें कहाँ आ रही थी? जब आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसको मुख्य अक्ष हम मानते हैं, इसके समांतर आपतित हुई। तो अब जब इस बड़े आकार के अवतल दर्पण, कैसे दर्पण? इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण तो है ये, लेकिन इसको हम अभिदृश्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक। तो इस पर जैसे ही गिरेंगी तो दर्पण के नियमों के अनुसार क्या होगा? ये किरणें यहाँ पर ऐसे कहीं न कहीं फोकसित होंगी यानी इसके फोकस पर। अब आप सोचो अगर ये यहाँ पर फोकसित हो जाती यानी वहां से परावर्तन के पश्चात ऐसे यहाँ पर फोकसित हो जाती इसके फोकस पर, तो अब आप सोचिए कि हमें अपने नेत्र को इस प्रतिबिंब यानी उस वस्तु पर, उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए अपनी नेत्रिका को कहीं इस चौड़ी नली के अंदर लाना पड़ता, इसके फोकस में हमें अपनी नेत्रिका को करना पड़ता। तो इससे बचाव के लिए यानी हमें ये कार्य ना करना पड़े यानी हमें यहाँ पर अपनी आंख को ना ले जाना पड़े, इससे बचने के लिए क्या किया? कैसेग्रेन ने यहाँ पर एक मालूम है क्या लगा दिया? उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा दिया ऐसे। अब इस उत्तल दर्पण की क्या विशेषता रही? उत्तल दर्पण की वजह से अब ये किरणें दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होने लगी। तो मालूम है यहां से एक अन्य इस प्रकार की स्थिति की गई कि एक ऐसे यहां से हमने अलग से एक अपनी नली की रचना की इस प्रकार से। और अब ये होता है कि जब ये किरणें यानी ये परावर्तित किरणें इस उत्तल दर्पण, अगर इसका नाम M1 डाल दे तो इसका नाम चलो हम M2 डाल देंगे, और इसमें जैसे गिरी तो अब
फिर से परावर्तित होंगी वो किरणें, तो पुनः परावर्तन के पश्चात मान लेते हैं कहीं ऐसे जाकर के मिलती हैं। तो जहां पर ये जाकर के देखिए इस प्रकार से मिलती हैं, वहां एक बहुत ही पतला और छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का हम एक क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस। क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस, जिसे मालूम है क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस। और इसके आगे क्या लगी होती है, इसके आगे हम लगा देते हैं, यहीं पर तो हम लगा देते हैं वो अपनी वो आंख, जहां से वो आंख क्या करती है, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकती है। यानी हम ऐसे आंख बना देते हैं किसी जगह, इसीलिए तो इसका नाम क्या हो जाता है, नेत्रिका लेंस। इस प्रकार से ये कैसे ग्रेन की जो परावर्तक दूरदर्शी है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये रचना है आपके कैसे ग्रेन की परावर्तक दूरदर्शी की। हाँ, इसका नाम और भी सुनो, वो जैसे अभिदृश्यक था, तो आप इस उत्तल दर्पण जो M2 नाम से है, इसको आप द्वितीयक दर्पण कह सकते हो। द्वितीयक दर्पण वो प्राथमिक है और ये द्वितीयक है। तो इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, एक चौड़ा या एक बेलनाकार, यूं कह सकते हैं कि एक बेलनाकार पाइप होता है जिसका एक सिरा पूरा खुला होता है। जो खुला सिरा होता है वो तो आपकी वस्तु की ओर दिष्ट हो गया, जिधर वस्तु रखी है उधर की ओर हमने इस खुले सिरे को कर दिया। और दूसरे सिरे, जो चौड़े सिरे में हम एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 लगा देते हैं, जिसे हम अभिदृश्यक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही तो क्या होता है, वस्तु की ओर दिष्ट होता है। अब वस्तु कहाँ रखी होती है, जब दूरदर्शी है तो इसका प्रयोग हम दूर स्थित वस्तुओं को ही देखने के लिए करेंगे। तो अनंत में कहीं दूर स्थित होगी, तो वहां से जब किरणें आएंगी तो परस्पर कैसी होगी, समांतर। ये समांतर किरणें इस अभिदृश्यक में आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात अपने फोकस पर मिलेंगी। लेकिन फोकस पर मिलने नहीं देते, क्योंकि फिर हमें अपनी आंख को इस पूरे के पूरे पाइप के अंदर ले जाना पड़ेगा, चूंकि बड़ी विषम समस्या उत्पन्न होगी जिससे। तो हम इस समस्या से बचने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर एक लगा दिया उत्तल दर्पण, जिससे पुनः क्या हुआ, परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात फिर ये किरणें एक उत्तल लेंस पर जाकर के फोकसित होगी। कहाँ पर, एक पतला उत्तल लेंस, यानी छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लगा देते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्योंकि इसी के समीप नेत्र भी लगा होता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसमें, यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा उस वस्तु का, वो अत्यंत स्पष्ट कामा चमकीला होता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि देखिए, इस बड़े वाले अभिदृश्यक की वजह से तो इसमें वर्ण विपथन नहीं हुआ। अब वर्ण विपथन नहीं हुआ और इसकी वजह से जब ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से, तो इसकी वजह से उसमें गोलीय विपथन नहीं हुआ। यानी दोनों प्रकार के दोष, देखिए, जब पार करेगा, जब प्रकाश किरण किसी को पार करेगी, लेंस को या किसी माध्यम को, तब तो ये रंगों में बटेगी। इसमें कहीं उसको पार ही नहीं करना है, तो ये दोष भी नहीं हुआ। अब इसमें इस मोटाई से संबंधित भी कहीं पर कोई हमें समस्या दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए ये दोनों दोष आपकी इस परावर्तक दूरदर्शी में नहीं होते। इसीलिए ये जो आपकी दूरदर्शी है, यह अपवर्तक दूरदर्शी यानी अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है। बाकी आवर्धन क्षमता वगैरह के जो फार्मूले थे, यानी आवर्धन क्षमता आपने देखा था, वहां पर आवर्धन क्षमता M क्या था, FO/FE, माइनस चिन्ह अगर हम लगा भी देंगे तो वो तो सिर्फ ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा। लेकिन यहाँ पर FO जो होता है वो इस अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है, किसकी होती है, और जो FE होगा वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो यानी वो सारी स्थितियां सेम है। आवर्धन क्षमता संबंधी जो स्थितियां हमने वहां पर पढ़ी थी, कहां पर पढ़ी थी आपने, जो स्थितियां आपने पढ़ी थी
अपवर्ती दूरदर्शी में वही स्थितियां आपको मिलने वाली हैं, परावर्तक दूरदर्शी में भाई उसमें भी सेम स्थितियां हैं आवर्धन क्षमता संबंधी। लेकिन बस बात यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें दोष नहीं होगा, और दोष नहीं होगा तो हमारे लिए वो प्रतिबिंब अच्छा है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसको बनाने में कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक बार अवतल दर्पण लगाना है और एक बार उत्तल दर्पण लगाना है। उत्तल दर्पण थोड़ा छोटा रहेगा, छोटी फोकस दूरी का रहेगा, छोटे द्वारक का रहेगा, और बाद में एक नेत्र का लेंस लगा देना, उसके साथ में नेत्र का। बस इसी प्रकार से जैसे आप रचना करेंगे तो हमें अपनी परावर्तक दूरदर्शी मिल जाएगी। तो चलिए आज आपको ये परावर्तक दूरदर्शी हमें उम्मीद है समझ में आई होगी, और इसमें ये जो दोष उत्पन्न होते थे अपवर्ती में वो भी इस दूरदर्शी में उत्पन्न नहीं होंगे, और हम आराम से अपने दूर स्थित प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आप अपना ये पार्ट पूरी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।